संदीप आपने वीडियो यहाँ से स्टार्ट करनी है, अभी कैप्चर करना ना। चलो। अच्छा, अभी एक्सपेरिमेंट 2 है। हमारा लास्ट टाइम हमने किया था एक्सपेरिमेंट 1, जिसमें हमने देखा था एक बीजेटी एम्पलीफायर। जो कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट टाइम एक्सपेरिमेंट 1 में की थी, वो थी कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, जिसमें हमने ये देखा था कि जो एमिटर था वो कॉमन था फॉर इनपुट एंड आउटपुट। अब जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना एम्पलीफायर्स की, वो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है भाई कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है एम्पलीफायर की, वो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है हमारे पास ना। तो कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर में डिफरेंस क्या है जी? कॉमन कलेक्टर में जो कलेक्टर होता है वो एक्ट करता है एज आउटपुट टर्मिनल। जैसे कॉमन एमिटर में हमने आउटपुट कहां से ली थी? एमिटर से ली थी। एमिटर जो था वो एक्ट कर रहा था एज आउटपुट टर्मिनल। इसमें सॉरी, मैं उलट बोल रहा हूं। जो कॉमन एमिटर था, कॉमन एमिटर में हमने कलेक्टर को एज आउटपुट टर्मिनल जो है वो ट्रीट किया था। एमिटर टर्मिनल जो था वो ग्राउंडेड था। इसी तरह से था जी, जो एमिटर टर्मिनल था वो ग्राउंड था। जो कलेक्टर टर्मिनल था उसे हमने एज आउटपुट टर्मिनल कंसीडर किया था कॉमन एमिटर एम्पलीफिकेशन के अंदर, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के अंदर। अब जो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास सेकंड एक्सपेरिमेंट में, वो है कॉमन कलेक्टर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो कलेक्टर है, इसमें कलेक्टर टर्मिनल जो है वो कॉमन है फॉर इनपुट एंड आउटपुट। इसमें कलेक्टर टर्मिनल कॉमन होगा फॉर इनपुट एंड आउटपुट। तो ये सामने जो आपको नजर आ रहा है सर्किट, ये कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर है उसका सर्किट है। पहले जरा इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लें। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है ना, इसमें हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं बेस टर्मिनल पे, और आउटपुट जो है वो हम लेते हैं एमिटर से। और जो कलेक्टर है, कलेक्टर कॉमन होता है फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। कलेक्टर जो है वो कॉमन है फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। ये लाइन आपके सामने सारी ये लिखी हुई है। अब इसमें होता क्या है जी? इसमें होता ये है कि हम इनपुट बेस पे दे रहे हैं और आउटपुट कहां से ले रहे हैं? एमिटर से ले रहे हैं। तो अ स्मॉल चेंज इन बेस वोल्टेज, बेस पे अगर स्मॉल चेंज हम करते हैं वोल्टेज में, तो उसका इफेक्ट एमिटर पे आता है जी। मतलब हम इनपुट में कोई चेंज करते हैं तो सेम उसी की वजह से क्या होता है, आउटपुट में चेंज आता है। इनपुट कहाँ पे है? बेस पे। और आउटपुट कहाँ पे है? एमिटर पे। तो एमिटर जो है ये फॉलो कर रहा होता है किसको? बेस को। इसलिए हम इस सर्किट को एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इस सर्किट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है इस सर्किट की? ये जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर सर्किट की इनपुट इंपीडेंस बहुत हाई होती है। इनपुट इंपीडेंस इसकी हाई होती है और आउटपुट इंपीडेंस इसकी लो होती है।
इनपुट इम्पीडेंस इसकी क्या होती है जी? हाई। और आउटपुट इम्पीडेंस इसकी क्या होती है? आउटपुट इम्पीडेंस इसकी लो होती है। और नेक्स्ट इसकी जो करेक्टरिस्टिक है इस सर्किट की वो ये है कि इस सर्किट का कॉमन कोलेक्टर का जो करंट गेन है, करंट गेन इसका बहुत ज्यादा होता है। करंट गेन इसका हाई होता है और वोल्टेज गेन इसका कम होता है, या वोल्टेज गेन इसका यूनिटी अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यूज में वो पूछता है अक्सर कि विच एम्पलीफायर इज यूज्ड एज करंट एम्पलीफायर। तो कौन सा एम्पलीफायर करंट को एम्पलीफाई करता है जी? करंट को एम्पलीफाई करता है कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर। जो कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर है इसकी करंट एम्पलीफिकेशन हाई होती है और वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इसकी अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, अप्रोक्सीमेटली यूनिटी होती है। इसका क्या मतलब है कि जितना आप इनपुट पे वोल्टेज देते हैं ये अप्रोक्सीमेटली आउटपुट पे उतना ही हमें वोल्टेज दे देता है, मगर पावर को कंजर्वेटिव रखना होता है, क्योंकि इसलिए ये करंट को क्या कर देता है? एम्पलीफाई कर देता है, करंट को बढ़ा देता है। करंट गेन इसका हाई होता है, करंट गेन इसका हाई होता है और वोल्टेज गेन इसका अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। अब इसमें चूंकि जो करंट गेन हाई होता है इसलिए हम इसे करंट एम्पलीफायर कहते हैं। तो अभी तक मैंने जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की हैं वो ये है कि कॉमन कोलेक्टर एम्पलीफायर के अंदर हम इनपुट बेस पे देते हैं और आउटपुट मीटर से लेते हैं। और जो कोलेक्टर होता है वो कलेक्टर की चूंकि रेजिस्टेंस जीरो हो बनाई हुई है ना हमने, उसके साथ कोई रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं की हुई है, तो इसका मतलब है कि वो नियर टू जीरो है उसकी रेजिस्टेंस कलेक्टर की। तो नियर टू जीरो का मतलब है कि वो ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड का मतलब है कि वो कॉमन है फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। इसे हम एमिटर फॉलोअर कहते हैं क्योंकि स्मॉल चेंज इन बेस की वजह से जो कॉज होती है एमिटर पे पैदा, या यूं कह लें कि एमिटर जो है वो फॉलो करता है किसको? बेस को। अगर बेस पे कोई चेंज आता है तो सेम चेंज आपका कहाँ पे अपेयर होगा? एमिटर पे भी अपेयर होगा, इसलिए इसे हम एमिटर फॉलोअर कहते हैं। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक इसकी मैंने बताई है वो ये बताया है कि इसकी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो बहुत हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस इसकी लो होती है। इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होती है इसकी। और एक और चीज वो ये बताई कि इसका जो वोल्टेज गेन है वो अप्रोक्सीमेटली यूनिटी होता है और इसका जो करंट गेन है वो हाई होता है। वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली यूनिटी 1 के करीब होता है और करंट गेन इसका क्या होता है? हाई, इसलिए हम इसे करंट एम्पलीफायर कहते हैं। अच्छा, अभी एक और नाम इस एम्पलीफायर सर्किट का है। इस एम्पलीफायर सर्किट को बफर बी कहते हैं। बफर। अब बफर का अगर मैं सिनोनिम आपको बताऊं तो बफर का क्या मतलब है? बफर का मतलब है जैसे शॉक अब्जॉर्बर। शॉक अब्जॉर्बर आप लोगों ने सुना हुआ है। शॉक अब्जॉर्बर क्या चीज होती है कि अगर कोई सडन जर्क वगैरह आता है तो ये उसको क्या करता है जी? अब्जॉर्ब करता है। तो चूंकि इस एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस इसकी लो होती है, तो इनपुट इम्पीडेंस हाई होने की वजह से ये एज बफर सर्व करता है। डिफरेंट सर्किट्स के दरमियान हम इसे लगाते हैं एज बफर। बफर का मतलब है कि अगर कोई सर्ज आती है, कोई शॉक आता है,
तो ये क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इनपुट इम्पीडेंस हाई होने की वजह से उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बफर बी कहते हैं इस एम्पलीफायर को हम बफर बी कहते हैं। इनपुट इम्पीडेंस चूंकि इसकी हाई होती है, तो हाई इनपुट इम्पीडेंस की वजह से ये शॉक्स वगैरह को या कोई भी जो स्वेयर कंडीशन आती है, कोई भी मिसहैप आता है, ये उसको एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसे हम बफर बी कहते हैं, इस सर्किट को बफर बी कहते हैं। ये इसकी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स थी। बाकी इसका जो वर्किंग फिनोमिना है वो सेम है। सेम उसी तरह से इसने भी वर्क करना है एक्टिव रीजन में। अगर ये एक्टिव रीजन में होगा ट्रांजिस्टर, तो ये इस कॉन्फ़िगरेशन में भी एम्पलीफिकेशन करेगा। अगर आपने इस कॉन्फ़िगरेशन में ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है और वो एक्टिव रीजन में नहीं है, तो एक्टिव रीजन में ना होने की वजह से वो एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। एम्पलीफिकेशन ट्रांजिस्टर तब करता है जब वो किस रीजन में होता है, एक्टिव रीजन में। डिजाइनिंग इसकी सेम वही है जो कॉमन एमिटर की तरह, के एमिटर रेजिस्टर जो है उसके क्रॉस हाफ ऑफ द वीसीसी आना चाहिए। इसी तरह कलेक्टर रेजिस्टेंस का भी उसमें आप लोगों को बताया हुआ था। तो जो डिजाइनिंग उसमें थी सेम, वही वाले डिजाइन कंसिडरेशंस इसके अंदर हैं। वही वाली डिजाइन डिजाइन कंसिडरेशंस रख के ये सर्किट डिजाइन किया हुआ है आपके सामने। जो सारा कुछ इसमें बताया था एक्सपेरिमेंट वन में, अगर मैं आप लोगों के सामने वो स्क्रीन पे शेयर करूं एक्सपेरिमेंट वन, तो जो डिजाइन कंसिडरेशंस उसके अंदर बताई थी सारी, तो सेम वही डिजाइन कंसिडरेशंस इसकी भी हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पे आपको भी एक्सपेरिमेंट वन नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंट वन है। एक्सपेरिमेंट वन में जो डिजाइन कंसिडरेशंस यहाँ पे बताई गई हैं, ये देखें। जैसे यहाँ पे बताया था कि आईसी अगर आपको चाहिए कितना, 1 मिली एम्पेयर बीटा 250 है, वीसीसी 15 वोल्ट्स है, तो उसके लिए आर ई कितना रखना है, उसके लिए आर वन कितना रखना है, आर टू कितना रखना है, सेम उसी तरीके से इसको भी हमने डिजाइन किया हुआ। सेम उसी तरह से हमने इसको डिजाइन किया। इसको डिजाइन करके हमने ये जो सर्किट एक्सपेरिमेंट टू का है, तो ये एक्सपेरिमेंट टू का सर्किट आप लोगों के सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो टू का सर्किट है, ये आपके सामने है। इसको डिजाइन किया हुआ है उसी तरीके से, वही फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सारा ना। अब इसमें हमने इनपुट अप्लाई करनी है कहाँ पे, बेस पे, और आउटपुट हमने देखनी है एमिटर पे। इनपुट बेस पे है और आउटपुट कहाँ पे है, एमिटर पे है। तो अब इसमें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने करना क्या है, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हमने इसका डीसी एनालिसिस करना है। डीसी एनालिसिस हमने इसका करना है, वो किस तरह से करना है जी, उसके लिए हमें ये सब के सब, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं, ये हमें फाइंड करने हैं। बेस पे जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू, कलेक्टर पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर कलेक्टर पे नहीं है, एमिटर पे है, तो ये सी की जगह पे सीई आएगा। इसे मैं एडिट करके अपलोड कर देता हूँ। बेस वाला कैपेसिटर, एमिटर वाला कैपेसिटर, आर वन आर टू, इन रेजिस्टर्स की वैल्यूज, एमिटर पे जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू, बीटा की वैल्यू, वीसीसी की वैल्यू। वीसीई और आईसी ये आपने कैसे
करने हैं जी। इनकी वैल्यूज कहां से मिलेंगी आपको? वीसीई देखने के लिए कलेक्टर और एमिटर जो टर्मिनल्स हैं उनके क्रॉस आप वोल्ट मीटर लगाएंगे, और आईसी देखने के लिए कलेक्टर के साथ या कलेक्टर टर्मिनल पे आप सीरीज में एम मीटर लगा। तो यहां से ये आपको क्या करेगा, वीसीई और आईसी मिलेगा। तो ये पहला टेबल कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपने गेन इसका फाइंड करना है। तो गेन देखने के लिए आप ना उसी तरह से तीन चार जो फ्रीक्वेंसीज पे आप इसको देखेंगे, जैसे लास्ट टाइम आपने किया था। इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे होंगे पहले, सेम एक्सपेरिमेंट वन, अगर मैं एक्सपेरिमेंट वन वाला टेबल आपके सामने अगर मैं लेके आऊं तो सेम इस तरह से ये वाला टेबल, यही टेबल मैं उधर कॉपी कर दूंगा। तो ये वाला टेबल आप लोगों ने जो है वो बनाना है। इसमें क्या करना है आपने, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इनपुट्स देनी है इसे, इनपुट दे के आपने आउटपुट देखनी है, आउटपुट और इनपुट की रेशो करनी है। आउटपुट और इनपुट की रेशो जब आप करेंगे तो वो क्या होगा जी, गेन मिलेगा। मैंने क्या बताया कि इस एम्पलीफायर का जो वोल्टेज गेन है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा भाई? यूनिटी सर। हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली आएगा यूनिटी सर। तो आपको ये सारी फ्रीक्वेंसीज पे जो गेन है वो अप्रोक्सीमेटली क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसका क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। तो आप जिस मर्जी फ्रीक्वेंसी पे देख लें, इसका गेन क्या आना है, वो वन ही आना है। तो इसलिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस फ्रीक्वेंसी पे इसका गेन मैक्सिमम आएगा। तो चूंकि वन ही आना है, इसलिए ये क्या करता है, ये वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करता है। ये एम्पलीफायर क्या करता है, एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करता है। तो पहला टेबल हो गया, दूसरा टेबल भी आपका हो जाएगा। तीसरे टेबल में आप लोगों की इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस आ रही है। इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस लास्ट टाइम मैंने नहीं करवाई थी, मैंने ये कहा था कि नेक्स्ट लैब में इसको हम ऐड करेंगे। इनपुट इंपेडेंस करने के लिए आप क्या करेंगे जी, ये जो आपका एम्पलीफायर सर्किट है, ये वाला जो ये एम्पलीफायर सर्किट है, इस एम्पलीफायर सर्किट के स्टार्ट पे, ये कैपेसिटर के बाद ये जो कैपेसिटर आपको नजर आ रहा है सीबी बेस पे, इस कैपेसिटर के बाद आप क्या करेंगे, एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। आप एक पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करेंगे। पोटेंशियोमीटर किसे कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टर। और वो जो पोटेंशियोमीटर है उसकी वैल्यू आप रखेंगे हाई। क्यों? क्योंकि जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की इनपुट इंपेडेंस हाई है। कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की इनपुट इंपेडेंस हाई। अब आपने करना क्या है जी, इनपुट इंपेडेंस के लिए आपने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है, किसके साथ, कैपेसिटर के बाद बेस के साथ सीरीज में लगाना है जी पोटेंशियोमीटर। अब आपने क्या करना है, जो पोटेंशियोमीटर की आपने रेजिस्टेंस जो सिलेक्ट कर लेनी है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा ओम तक रख लेनी है। 1 मेगा ओम रख लें, 5 मेगा ओम रख लें। पोटेंशियोमीटर मल्टीसिम पे आपने जो देखना है जी, कंपोनेंट आपने जो कनेक्ट करना है, तो उस पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू आपने रखनी है वो कितनी है, 5 मेगा ओम रख लें, 100 किलो ओम रख लें। ये मतलब आपने हाई वैल्यू का पोटेंशियोमीटर लेना है आपने। पहले आपने क्या करना है, कैपेसिटर के बाद ये जो बेस वाला कैपेसिटर है
इस बेस वाले कैपेसिटर के बाद सीरीज में आपने बेस के सीरीज में लगाना है एक पोटेंशियोमीटर। आपने पोटेंशियोमीटर लगाना है, पोटेंशियोमीटर लगा के आप क्या करेंगे जी, उस पोटेंशियोमीटर की, अच्छा एक काम करें आप ना, ऐसा करें ये जो पोटेंशियोमीटर है ना बेस कैपेसिटर से पहले लगा लें। बेस कैपेसिटर से पहले लगाएंगे तो कैपेसिटर का भी इफेक्ट उसके अंदर आ जाएगा, इनपुट इंपीडेंस के अंदर ना, क्योंकि इंपीडेंस के अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट और रेजिस्टिव इफेक्ट सारे आने चाहिए। तो अगर आप कैपेसिटर से पहले लगाएंगे तो कैपेसिटर से पहले लगाने की वजह से क्या होगा, कैपेसिटर का इफेक्ट जो होगा वो भी इंपीडेंस काउंटिंग के अंदर आ जाएगा। तो आप कैपेसिटर से पहले लगा लें पोटेंशियोमीटर को। पोटेंशियोमीटर सीरीज में लगाने के बाद आपने इनिशियली क्या करना है, इनिशियली पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है ना उसे जीरो कर लेना है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद आपने पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है ना उसे वेरी करना शुरू करना है। आपने पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को वेरी करना शुरू करना है। जब आप पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को वेरी करेंगे तो उसकी वजह से आपको ना आउटपुट जो आप देख रहे हैं उस वोल्ट मीटर पे जो आपने R2 रेजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट किया हुआ है, ये देखें ये लिखा हुआ है कि आपने एसी वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है किस रेजिस्टर के क्रॉस, रेजिस्टर 2 के क्रॉस। रेजिस्टर 2 के क्रॉस आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है एसी। अब आपने क्या करना है, पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को वेरी करते जाना है। तो जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस है उसको वेरी करते करते जब R2 वाले मीटर के क्रॉस इनपुट का हाफ वोल्टेज आ जाए, इनपुट का हाफ वोल्टेज मतलब आपने इनपुट अप्लाई किया 5 वोल्ट्स, तो R2 के क्रॉस जब 2.5 वोल्ट्स आ जाए तो उस वक्त आपने क्या करना है, मेजर कर लेनी है किसकी वैल्यू, पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसको आपने मेजर कर लेना है। तो उस वक्त जितनी पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी उतनी आपके एम्पलीफायर की इनपुट इंपीडेंस होगी। ये तो है प्रैक्टिकल वे इसको मेजर करने का। मगर आपने अगर इसे थ्योरेटिकली मेजर करना है तो थ्योरेटिकली आपको इनपुट पे क्या हो रहा है जरा देखें। इंपीडेंस जब आप देख रहे हैं इनपुट पे तो इनपुट पे R1 और R2 आपको पैरेलल में नजर आ रही है। R1 पैरेलल है किसके साथ, R2 के साथ। तो चूंकि बेस जो है वो एज इनपुट एक्ट कर रही है तो R1 और R2 की पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगी, इनपुट इंपीडेंस। R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसमें सम हो जाएगा किसका, कैपेसिटर का इफेक्ट। तो ये जो होगी ये क्या होगी, इनपुट इंपीडेंस होगी थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकली किस तरह से करना है, यहाँ पे आपने पोटेंशियोमीटर कनेक्ट करना है। वो पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस है उसे आपने पहले जीरो पे सेट करना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाना है। रेजिस्टेंस को बढ़ाते बढ़ाते आपने इस R2 के क्रॉस वोल्टेज देखना है। R2 के क्रॉस वोल्टेज है जब इनपुट का हाफ आ जाए, इनपुट का हाफ मतलब 5 का हाफ हो जाए जब उसके क्रॉस, तो उस वक्त आपने पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को मेजर कर लेना है।
उस वक्त पोटेंशियोमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो इनपुट इंपीडेंस के इक्वल होगी। हाफ वोल्टेज, अब ये इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि हाफ वोल्टेज ड्रॉप हो गया पोटेंशियोमीटर के क्रॉस और हाफ इनपुट पे आ गया। हाफ कहां पे आ गया, यहाँ पे इनपुट पे आ गया। तो उस वक्त जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी वो इनपुट इंपीडेंस होगी। अब अगर आउटपुट इंपीडेंस को देखें तो आउटपुट इंपीडेंस के लिए आपने क्या करना है जी, आपने एमिटर के पैरेलल में, एमिटर के पैरेलल में एक पोटेंशियोमीटर लगा देना। पैरेलल में, एमिटर के पैरेलल में एक पोटेंशियोमीटर लगा देना। एमिटर के पैरेलल में पोटेंशियोमीटर लगाने के बाद आपने क्या करना है जी, अब उस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को हाईएस्ट पे सेट करना है। मतलब इनिशियली जब उसे सीरीज में लगाया था उसकी रेजिस्टेंस को 0 किया था। अब उसे क्या करना है, पोटेंशियोमीटर को आपने हाईएस्ट कर देना है, मतलब उसे 100 पे ले जाना है। अब इनपुट जो है उसे अप्लाई करना है। इनपुट अप्लाई करके आपने अब क्या करना है जी, जो आरसी या आपका कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ ना आपने मीटर कनेक्ट करना है, एसी वोल्ट मीटर। अब आपने पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को कम करना शुरू कर देना है। क्या किया अभी तक आउटपुट इंपीडेंस के लिए, आपने पोटेंशियोमीटर लगाया पैरेलल में किसके साथ, एमिटर के साथ, उसकी रेजिस्टेंस को हाईएस्ट रखा। वोल्ट मीटर लगाया एक एसी वोल्ट मीटर, कहां पे, कलेक्टर पे। उस पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को जिसको आपने हाईएस्ट रखा था उसे कम करना शुरू कर देना। उस वक्त जब वो जो कलेक्टर पे आपने मीटर लगाया उस पे जो वोल्टेज है वो हाफ हो जाए किसका, इनपुट का, उस वक्त आपने पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस को मेजर कर लेना है। तो वो जो पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी उस वक्त वो क्या होगी, वो आउटपुट इंपीडेंस होगी। वो कौन सी इंपीडेंस होगी, आउटपुट इंपीडेंस होगी। ये तो होगी प्रैक्टिकल आउटपुट इंपीडेंस। अगर थ्योरेटिकल आउटपुट इंपीडेंस देखनी है तो थ्योरेटिकल आउटपुट इंपीडेंस आउटपुट पे ये है जी सिर्फ एमीटर, तो सिर्फ जो एमिटर रेजिस्टेंस आएगी कहां पे, आउटपुट पे। तो जितनी एमिटर रेजिस्टेंस होगी अप्रोक्सीमेटली उतनी ही क्या आ जाएगी, आउटपुट इंपीडेंस आ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली उतनी ही क्या आएगी, आउटपुट इंपीडेंस आएगी। या अगर आप लोगों के साथ में जो इसका एक फॉर्मूला शेयर कर दूं,
अच्छा, इस टेबल में अगर आप देखें, ये वाला जो आपके पास लास्ट टेबल है, इसमें आपने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस देखनी है। प्रैक्टिकली तो आप ये इस तरह से कर लेंगे, इनपुट के लिए सीरीज में पोटेंशियोमीटर लगाएंगे, आउटपुट के लिए पैरेलल में पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। इनपुट के लिए पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को 0 रखेंगे और R2 के क्रॉस मीटर लगाएंगे। पोटेंशियोमीटर के रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे यहाँ तक कि R2 के क्रॉस इनपुट का हाफ आ जाए। फिर आपने आउटपुट के लिए कलेक्टर के क्रॉस वोल्ट मीटर लगाना है, एसी वोल्ट मीटर। आपने कलेक्टर की रेजिस्टेंस को पहले, जो मीटर की रेजिस्टेंस आपने मीटर के पैरेलल में पोटेंशियोमीटर लगाया, उसे आपने पहले मैक्सिमम पे सेट करना है। उसको कम करते जाना है यहाँ तक कि कलेक्टर के क्रॉस वोल्टेज हाफ ऑफ द इनपुट आ जाए। तो उस वक्त जो उसकी इनपुट, जो उसकी इम्पीडेंस होगी, उस वक्त जो उसकी पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस होगी, वो आउटपुट इम्पीडेंस होगी। तो ये इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस प्रैक्टिकल तो आप लिख लेंगे। थ्योरेटिकल के लिए इनपुट के लिए क्या है जी, R1 और R2 पैरेलल में होंगी किसके साथ? इनपुट वाली साइड पे बेस पे खड़े होके आपको नजर आएंगी जो इनपुट को जो रेजिस्टेंस का फॉलो करना पड़ेगा, किस रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, वो R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा और इसके साथ आएगी RE, R1 इन पैरेलल टू R2 और साथ में उसके RE रेजिस्टेंस, R1 इन पैरेलल टू R2 और उसके साथ में आएगी RE रेजिस्टेंस। इसका अगर मैं फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करूं तो ये फॉर्मूला होगा जी, इनपुट इम्पीडेंस इसकी फाइंड करने का। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो ये इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का इसका फॉर्मूला होगा। थ्योरेटिकल आरबी यहाँ पे क्या है जी, R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके साथ पैरेलल होगा क्या, बीटा और RE प्लस स्मॉल RE। स्मॉल RE क्या है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हमारे पास नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर। ये बहुत स्मॉल वैल्यू की होती है, इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है थ्योरेटिकली इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का। तो आपकी इनपुट इम्पीडेंस अप्रोक्सीमेटली इतनी आनी चाहिए जितनी इस फॉर्मूला से आएगी। आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है जी, आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है जी, ये आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हो। ये आउटपुट इम्पीडेंस फाइंड करने का फॉर्मूला होगा। ये कौन सी आउटपुट इम्पीडेंस है, ये थ्योरेटिकल आउटपुट इम्पीडेंस है। तो थ्योरेटिकली आउटपुट इम्पीडेंस इतनी आएगी, प्रैक्टिकली भी अप्रोक्सीमेटली इसके नियरेस्ट कहीं पे आनी चाहिए, इसके नियर अबाउट कहीं पे आनी चाहिए। तो ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस आप लोग जो है वो टेबल के अंदर लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी कोई भी आप लिख देंगे मिड बैंड गेन के अंदर, क्योंकि सबके ऊपर इसका जो गेन है वो कितना आना है, यूनिटी आना है। तो ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का एक्सपेरिमेंट है जिसे मैं गूगल क्लासरूम के अंदर जो है वो अपलोड कर रहा हूँ, इसे आप लोग कंप्लीट करेंगे। सर इसमें बीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आप स्विच कर दो भी, अब स्विच ऑफ कर, हाँ जी रिकॉर्डिंग खत्म कर दो। हाँ जी, अब